मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित शिव महापुराण कथा में भाग लिया है। उन्होंने प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का दुपट्टा उठाकर सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से सनातन संस्कृति और हमारी गौरवशाली परंपराओं को सशक्त आधार मिलता है। कथा के दौरान उन्होंने भगवान शिव की आरती कर प्रदेश की समृद्धि, शांति और आमजन के कल्याण की प्रार्थना की। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे वातावरण में भक्ति और आध्यात्मिकता का माहौल देखने को मिला है। सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित शिव महापुराण कथा में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का दुपट्टा उठाकर सम्मानित किया और उन्होंने, आपको बताते चले कि सीएम ने यह भी कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए और सनातन संस्कृति, हमारी गौरवशाली परंपराओं को सशक्त आधार भी मिलता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी ने हनुमान बेनीवाल द्वारा बीजेपी को किसान विरोधी बताने, पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया दी है। चौधरी ने कहा कि बेनीवाल के आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं है। उनकी राजनीति को देखते हुए ये कदम भी उठाया गया कि चौधरी ने बीजेपी की किसानों के लिए की गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं के जरिए किसानों के हित में काम किया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में किसानों को सबसे अधिक सम्मान निधि मिल रही है। राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद पर 150 की सबसे ज्यादा कीमत दी है। चौधरी ने नागौर जिले के नेताओं गजेंद्र सिंह खिपसर और ज्योति मिर्धा के बीच में मतभेद पर कहा कि पार्टी में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद नहीं है। देखिए, उनका क्या विचार है वो तो वो जाने, लेकिन पार्टी के अंदर पार्टी ने उनको 2019 के अंदर नागौर जैसे लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी समर्थन दिया था, लेकिन वो अपने वादे से थोड़ी मतलब अलग हट गए थे। ये बात उनका कहना है कि जस्ट वो तो किसान आंदोलन चालू हुआ था, उस समय से ही अलग राह पकड़ ली थी। इस कारण से उनकी जो सोच है वो अपने हिसाब से चलती है। और भारतीय जनता पार्टी के ये कहना कि सब मुझे टिकट दे रहे थे या कोई बात कर रहे हैं, हमला बोलना, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई किसी प्रकार का आधार नहीं जिसके आधार पर ये कह सके कि सब शासन सत्ता में लोग काम नहीं कर रहे हैं। श्री कोयलायत विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन में विसंगतियों को लेकर पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आपत्ति दर्ज करवाने का निर्णय लिया है। भाटी अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएंगे। भाटी ने यह भी बताया कि कोयलायत क्षेत्र के कई गांवों की ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति से दूर कर पुनर्गठन किया गया है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर आज कोयलायत तहसील की ग्राम पंचायतों की लोग जो हैं वो भंवर सिंह भाटी के नेतृत्व में बिश्नोई धर्मशाला से नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों पर अपनी कई मांगे लिखी थी, पुनर्गठन में सुधार और मांग की है। भाटी ने जिला कलेक्टर से इस मुद्दे को सही करने का आग्रह किया है। आपको बताते चलें कि पंचायत पुनर्गठन का पूर्व मंत्री ने आपत्ति भी जताई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बीकानेर से हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आपत्ति दर्ज की है। पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी प्रदर्शन किया है और पूर्व मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट को भी ज्ञापन सौंपा है, जहां पर पुलिसकर्मी भी सुरक्षा के लिए तैनात नजर आए और साथ ही बैरिकेड्स भी लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बीकानेर से हैं। सरकार के एक आदेश के द्वारा प्रदेश में नई पंचायत समितियां और जिला परिषदें बनाए जाने की अभी प्रक्रिया चल रही है। दिनांक 7 अप्रैल 2025 को इसी क्रम में जिला कलेक्टर बीकानेर के द्वारा बीकानेर जिले की पंचायतों, नई पंचायतों, पंचायत समितियों की सूचना प्रकाशित की गई है। उसमें अभी 6 मई तक दावे और आपत्तियां ली जा रही है।
आज हम सब लोग जिला कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर के सामने कोलायत विधानसभा क्षेत्र में जो नई पंचायतें बनाई गई है, जो नई पंचायत समितियां बनाई गई है, उसमें जो लोगों को असुविधा हो रही है, कोई भी पंचायत या पंचायत समिति आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, लेकिन कोलायत विधानसभा क्षेत्र में इसका उल्टा हुआ है। जो पंचायत ग्राम पंचायत मुख्यालय से जो गांव 2 किलोमीटर की दूरी पे था, वर्तमान में है, उस गांव को 20 किलोमीटर की दूरी की पंचायत में शामिल किया गया है। जो ग्राम पंचायत वर्तमान में किसी पंचायत समिति में अगर 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उसको 50 किलोमीटर की दूर की पंचायत समिति में शामिल किया गया है। तो इससे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा गांवों के लोगों को और करीब 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। और इन तमाम जो गलतियां रखी गई है, जो पुनर्गठन हुआ है, उसमें जो उसका एक ज्ञापन हम जिला कलेक्टर महोदय को देंगे, क्योंकि 6 मई तक आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। तो हम जिला कलेक्टर महोदय से यही मांग करेंगे कि जो पंचायतें और जो गांव गलत तरीके से पुनर्गठन में जोड़े गए हैं, उनको ठीक किया जाए और आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई पंचायत। आशापुरा बिल्डकॉन ने अपने 38वें प्रोजेक्ट के लॉन्च के अवसर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कंपनी ने आगामी एनआरआई बंगलो टाउनशिप के विस्तृत जानकारी साझा की। निर्देशक हर्षवर्धन सिंह उचियारड़ा के ने यह भी बताया कि यह टाउनशिप प्रथम चरण में लगभग 150 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही है, जिसमें कुल 600 आधुनिक विला शामिल होंगे। यह प्रोजेक्ट विशेष रूप से एनआरआई समुदाय को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें आधुनिक जीवन शैली की भी सभी प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हर्षवर्धन सिंह ने भी कहा कि यह प्रोजेक्ट उन डेवलपर्स के लिए भी एक प्रेरणा है जो रियल एस्टेट में नवाचार का दावा करते हैं। साथ ही प्रेस वार्ता में रियल एस्टेट जगत के कई प्रतिनिधि और मीडिया से जुड़ी हस्तियां मौजूद रही। ये टाउनशिप जोधपुर के रियल एस्टेट विकास को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर है। आपको बताते चलें कि आशापुरा बिल्डकॉन ने अपने 38वें प्रोजेक्ट के लॉन्च के अवसर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और यहां पर जोधपुर में रियल एस्टेट का विस्तार जो है वो किया जा रहा। आशापुरा बिल्डकॉन का 38वां प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। एनआरआई बंगलो टाउनशिप की भी घोषणा कर दी गई है। कार्यक्रम सबसे पहले तो आशापुरा माता जी के मंदिर की नींव स्थापना हम कर रहे हैं, तो 3 मई को शाम को 4:30 से ये प्रोग्राम स्टार्ट रहेगा। सबसे पहले तो मंदिर की नींव स्थापना है, उसके बाद एक छोटा सा सुंदरकांड का कार्यक्रम है, उसके बाद जो एनआरआई हमारा फर्स्ट फेज है, जो 650 से ज्यादा यूनिट्स हैं और जिसमें 200 से ज्यादा बंगले बन के तैयार हैं, उसका हैंडओवर का पूरा प्रोग्राम। सर, ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चरल थीम पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। जो आज उसके ट्यून देखें तो ये प्रोजेक्ट 250 एकड़ से भी ज्यादा का बड़ा प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। इसके अंदर सारी जो अमेनिटी, सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी की बात करूंगा, तो सारी जो सिक्योरिटी अवेलेबल है, जो 3 टायर सिक्योरिटी जिसको अपन बोलते हैं, वो सारी सिक्योरिटी इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा 70,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का पूरा इसके अंदर क्लब हाउस है, जिसके अंदर सारे आउटडोर गेम्स, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे स्कॉच कोर्ट हो, चाहे लॉन टेनिस हो, और जो इंडोर की अगर मैं बात करूं तो जिम्नेजियम, सोना बार, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग विच यू विश अबाउट, स्केटिंग रिंग्स, एम्पी थिएटर, सारी की सारी सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध है। अभी मौखिक रूप पे 5 से ज्यादा थीम बेस्ड गार्डन्स बन के तैयार हो चुके हैं। 5 और जो सेकंड फेज के अंदर आएंगे, तो 5 और, तो टोटल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 10 से ज्यादा थीम बेस्ड गार्डन्स हैं अलग अलग, जो पूरी सोसाइटी को हम लोग उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। सारे विलास जो हैं वो आपको 138 गज से लेके 600 गज तक के सारे आपको विलास मिल जाएंगे, कर जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो हर कोई डेवलपमेंट जो एक आदमी देखना चाहता है अपने लाइफस्टाइल में, वो हर तरीके का डेवलपमेंट हमने किया है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। पुरानी जो चीजें हुई हैं उनसे भी बेटर और कैसे कर सके, एक आयाम स्थापित कैसे कर सके कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए कॉलोनी का, उस दर्जे को हमने दिमाग में रख के इसको पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट को हमने। शिमाली ब्राह्मण समाज संकस और कश्यप गोत्रीय समिति द्वारा कुलदेवी वरुणाची और साथ ही योगेश्वरी माता जी का 7वां पाटोत्सव बैसाख सुदी सप्तमी
रविवार 4 मई को धूमधाम से मनाया गया। आयोजन रिक्तेश्वर भैरवनाथ मंदिर परिसर किला रोड में हुआ। कार्यक्रम में गणेश पूजन, हवन और महाअभिषेक, यज्ञ, पूर्णाहुति, व्रत जन सम्मान और महाप्रसादी जैसे धार्मिक आयोजन शामिल रहे। मुख्य यजमान मनोज कृष्ण त्रिवेदी सहित 12 यजमान जोड़ों ने आहुतियां दी हैं। समिति अध्यक्ष नंद किशोर ओझा और सचिव कमल किशोर ओझा के नेतृत्व में आयोजन संपन्न हुआ। 80 साल से भी अधिक उम्र के वृद्धजनों का सम्मान भी किया गया। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यहां पर माता जी का आशीर्वाद लिया। अखिल भारत वर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों सहित समाज के गणमान्य जन और मातृशक्ति और युवा वर्ग के आयोजन को भी सफल बनाया है। संकस गोत्री एवं कश्यप गोत्री वाइफा की कुलदेवी वरुणाथ जी एवं योगेश्वरी जी का 7वां पाठोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पूरे दिन यज्ञ, हवन, अभिषेक, अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विद्वान पंडितों द्वारा उनके आचार्यत्व में यज्ञ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की भविष्यवाणी कि माता जी के प्रति लोगों की कितनी भक्ति है। कोटपुतली रोड स्थित सुभाष चौक के पास में रविवार सुबह एक पिकअप और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई है, जिसमें कार में आगे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान अचित जैन के रूप में हुई है, जो कि एक बैंक मैनेजर है। जानकारी के अनुसार अचित जैन अलवर स्थित अपने घर से सीकर ड्यूटी पर जा रही थी, तभी बानसूर में एक दुर्घटना हुई। हादसे के बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल बानसूर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना परिजनों को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पिकअप वाहन को कब्जे में लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि बानसूर से हैं, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है और मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर कार भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। पिकअप और कार की आपस में भीषण टक्कर हुई। बैंक मैनेजर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज भी जारी है और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन लगातार जारी है। तेज रफ्तार 2 गाड़ियां हाईवे पर स्थित जीएसएस के निकट आमने सामने टकरा गई हैं। गाड़ियां चकनाचूर हो गई। करीब 1 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पीबीएम अस्पताल लाया गया है। घटना के बाद एक श्री डूंगरगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल देवाराम टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को बीकानेर के लिए रवाना किया गया। घायलों का इलाज भी चल रहा है और हादसे के बाद में सड़क पर यातायात बाधित हो गया है। वाहनों की भी कतारें लग गई हैं। मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया कि बोलेरो वाले किसी मुकलावा में जा रहे थे और उनके पास काफी सामान भी भरा हुआ था। पुलिस सामान की सुरक्षा कर रही है। वहीं पुलिस द्वारा दोनों गाड़ियों को क्रेन की सहायता से हटवाया जा रहा है, जिससे हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से करवाया जा सके। आपको बताते चलें कि पूरा मामला बीकानेर से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मुकलावा में जा रही बोलेरो की कार से टक्कर हो गई है और घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं और फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। और साथ ही तेज रफ्तार 2 गाड़ियां हाईवे पर स्थित जीएसएस के निकट आमने सामने टकरा गई। गाड़ियां चकनाचूर हो गई। करीब 1 दर्जन से भी अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जोधपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों के साथ में अनौपचारिक बातचीत की है और इस दौरान मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद में पाकिस्तान में भय के माहौल से जुड़े सवाल पर कहा कि पाकिस्तान में भय होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगता है कि जब भारत ने उरी और पुलवामा के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक करके संदेश दिया था, भारत की भूमि और बाहर से हमारे विरुद्ध चलने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद में पिछले 5-6 साल से
कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो पाई है। अब फड़फड़ाते हुए एक बार फिर से ऐसी कायराना हरकत की गई है। वहीं शेखावत ने भी दो टूक कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम भी है, समर्थ भी है, सशक्त भी है और स्वतंत्र भी है। पहलगाम में आतंकी घटना पर शेखावत ने कहा कि एक नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। साथ ही उन्होंने जाति जनगणना के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। लेकिन निश्चित रूप से भय है और भय होना भी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भय बिन होए न प्रीत। और मुझे लगता है कि भारत ने जब उरी और पुलवामा के बाद में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके जिस तरह का संदेश दिया था कि भारत की भूमि और भारत की धरती से बाहर भी हम किसी देश, किसी भी धरती पर भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। जब ये संदेश दिया उसके बाद में लगभग पिछले 5-6 साल से कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो पाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि दिए ने अंत में फड़फड़ाते हुए एक बार फिर कहीं ऐसी कायराना हरकत की है। माकूल जवाब दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जो है खुले में इजहार कर चुके हैं। देश की सेनाएं उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उससे भी बड़ा भारत ने जो ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया 1960 से लेकर के 60 के बाद 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल का युद्ध और ये छद्म युद्ध जो लगातार 71 के बाद से चल रहा था, उसके बावजूद भी हमने कभी इस सिंधु जल संधि की पवित्रता पर आंच नहीं आने दी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कथन कि अब समय आ गया है जब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा, और निश्चित रूप से आजादी के 75 साल बाद में इस अवसर पर हमको इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि किस दबाव में क्यों करके भारत के हितों के साथ, भारत के किसानों के हितों के साथ, भारत के लोगों के हितों के साथ में हमेशा हमेशा के लिए समझौता करते हुए इस संधि को किया गया। अब जब भारत ने इस संधि को अबेयंस में रख दिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया देशी बोलचाल की भाषा में, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में बौखलाहट होना स्वाभाविक है, उनकी घबराहट होना स्वाभाविक है और ये घबराहट बनी रहे। मैं मानता हूं कि यही भारत के हित में। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर की अध्यक्षता में योजना भवन में शनिवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में साइबर सिक्योरिटी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में तकनीकी उन्नति, मानव संसाधन और प्रक्रियाओं के विकास पर चर्चा की गई। मंत्री कर्नल राठौर ने बैठक में साइबर सिक्योरिटी के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी केवल सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर तैयार करने तक सीमित नहीं है। इसके लिए 3 प्रमुख तत्वों पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का समन्वय जरूरी है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि केवल तकनीक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए स्वदेशी तकनीक को भी बढ़ावा देना होगा ताकि विदेशी निर्भरता कम हो सके। फलौदी क्षेत्र में जल संरक्षण की परंपरा पर उस समय गहरा संकट उत्पन्न हो गया जब राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के तहत L&T कंपनी की ओर से की गई अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के कार्य के बाद में तालाबों में बरसाती पानी की आवक ही रुक गई। ये मामला पहली ही बरसात में उजागर हो गया जब तालाबों के पीछे का कैचमेंट एरिया पूरी तरीके से अवरुद्ध पाया गया। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों में इसको लेकर भारी नाराजगी भी देखने को मिली। उनका कहना है कि बरसात का पानी सदियों से फलौदी के तालाबों में एकत्र होकर न केवल जल स्तर बनाए रखने के लिए सहायक रहा, बल्कि ये क्षेत्र के पारंपरिक जल संरचनाओं का भी आधार रहा है। ऐसे में L&T कंपनी की ओर से पाइपलाइन कार्य के दौरान कैचमेंट को भी बंद कर देना गंभीर लापरवाही है। इस मुद्दे को लेकर कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी और प्रशासन से जवाबदेही की मांग की है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो ये न केवल फलौदी की पारंपरिक जल व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आने वाले समय में क्षेत्र को गंभीर जल संकट की ओर धकेल सकता है। अभी जो ये राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरे फेज का अंडरग्राउंड पाइप बिछाने का जो कार्य चल रहा है, वो काम L&T कंपनी कर रही है।
जब ये काम किया जा रहा था उस समय तालाब शिवसर और चिखलिया दोनों में पानी की आवक के लिए सड़क के नीचे से पाइप अंदर दिए हुए थे। खुदाई के दौरान वो पाइप टूट गए और वहां से पूरा वो बना के उसको पार किया गया। अब तालाब में पानी की आवक जो 5 थी वो पूरी अवरुद्ध हो चुकी है। कई बार उनको निवेदन कर चुके हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये पाइप नहीं लगवाया यहाँ पर। बरसात में अब की बार क्या तालाब भरे जाएंगे? सरकार की योजना रहती है कि जल संचय के लिए, इसके लिए क्या कहना है? नहीं, जो सारा बरसात का पानी बह के तालाब में जा रहा था वो यहाँ से बाधित हो गया, वो पीछे इकट्ठा हुआ रहेगा, अंदर जाएगा नहीं। पिछली बार बरसात में भी बाधित हो गया था, उस समय कंपनी वालों ने थोड़ा प्रयास करके उस पानी को निकासी करके तालाब में डाल दिया था। उस बाद में उन्होंने कहा था कि हम पाइप यहाँ नहीं लगवा देंगे, लेकिन अभी तक 7-8 महीने पाइप उन्होंने नहीं लगाए और अभी तक वो पूरा पानी का मार्ग बाधित। जोधपुर आईजी रेंज की साइक्लोनर टीम को तस्करी के 2 कुख्यात सरगनाओं को भी धर दबोचने में सफलता मिली है। इसमें बलोत्रा जिले के गिड़ा निवासी हनुमान राम पुत्र जवारा राम और साथ ही जैसलमेर के पलसुन निवासी जुगता राम उर्फ जीतू पुत्र भंवरलाल शामिल हैं। साथ ही हनुमान राम की गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का भी इनाम घोषित था। हनुमान पहले पकड़े गए सरगना जस्सा राम उर्फ जसिया का सेनापति था। इसके खिलाफ दर्जनों प्रकरण भी दर्ज हैं और इसमें मारपीट, छीना झपटी, मादक द्रव्यों की भी तस्करी, चोरी, आर्म्स एक्ट, गृह भेदन, धोखाधड़ी, पुलिस पर फायरिंग के मामले दर्ज हैं। ये साइक्लोनर टीम का 100वां ऑपरेशन था। वारों से नशे के महाकारोबार पर महादानव की कमर तोड़ती साइक्लोनर टीम की यह 100वीं उपलब्धि है। इस बार यह कहानी है नशे की दुनिया के एक स्वयंभू और बेताज बादशाह बन बैठे अपराधी हनुमान राम, जो कि जिला क्षेत्र का रहने वाला है। पिछले 3.5 वर्षों से फरार, करीब 1 दर्जन मामले जिसके खिलाफ है, जिस पर 40,000 रुपए का इनाम है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कपी शरण चलाया गया था। एक लंबे समय तक कड़ी मशक्कत के बाद यह अपराधी अपने एक और दुर्दांत साथी, जो कि नशे के कारोबार का वह भी महातस्कर है, उसके साथ पकड़ा गया। विराटनगर क्षेत्र में देर शाम को अचानक से मौसम में बदलाव के कारण धूल भरी आंधी चलने लगी। धूल भरी आंधी के बाद में तेज हवा और बूंदाबांदी के साथ में बिजली की गर्जना हुई और साथ ही मैड कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर एक आवासीय मकान में तेज धमाके के साथ में आकाशीय बिजली गिरने की घटना से हड़कंप मच गया। सभी घर वाले बाहर निकले। घटना से एक बच्चा घायल हुआ है। धुआं साफ होने के बाद में देखा तो कमरे की छत में पट्टी टूटने के कारण बड़ा सा छेद हो गया है। आकाशीय बिजली के कारण घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए हैं, बिजली वायरिंग भी जल गई है, खिड़कियों के कांच भी टूट गए हैं, जिसके कारण लाखों रुपए का सामान खराब हो गया है। घायल बच्चे का उपचार कराया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।